हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, जिसे हिंदी में प्रजनन तंत्र बोलते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव जो वर्ड है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले तो री अर्थात अगेन, और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है टू प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, हम कह सकते हैं कि अपने ही समान संतानोत्पत्ति जो होती है या करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। कह सकते हैं कि अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कहने का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो संतानोत्पत्ति करता है या संतान की उत्पत्ति करता है। तो ये तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन। देखिए, अब बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। आपको मालूम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। तो दो तरह से इसका जो डिवाइड हुआ है, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि नर जनन तंत्र। ऐसा मेल के पास कौन सा आर्गन है जो कि संतानोत्पत्ति करने के लिए उसका भी कहीं ना कहीं अहम रोल होता है। उसी सिस्टम को, उसी आर्गन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड डिलीवरिंग देम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये कह रहा है क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स किए हुए होता है टू प्रोड्यूसिंग स्पर्म। प्रोड्यूसिंग मतलब कि प्रोड्यूस करना, बनाने को लेकर के, टू स्पर्म, स्पर्म को बनाने को एक तरह से इन्वॉल्व करता है साथ साथ, एंड डिलीवरिंग देम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिलीवर करने का भी काम करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरह का आर्गन है जो कि स्पर्म को बनाने का भी काम करता है, और स्पर्म को बनाने के साथ साथ उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक डिलीवर करने का या पहुंचाने का भी काम करता है। कौन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द आर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब यहाँ पे जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो तरह से क्लासिफाइड किया जा रहा है। देखिए, मेन आर्गन और एसेसरी आर्गन। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो तरह से डिवाइड हुआ, मेल और फीमेल। फिर यहाँ पे जो बात की जा रही है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात किया जा रहा है। आगे हम फीमेल की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये क्या कह रहा है कि द आर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन आर्गन। मेन आर्गन का मतलब मुख्य आर्गन। ऐसा कौन सा मेन आर्गन है जो कहीं ना कहीं स्पर्म को बनाने के रिस्पॉन्सिबल है। और एसेसरी आर्गन, एसेसरी आर्गन का मतलब सहायक अंग। सहायक का मतलब कि मेन तो नहीं होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेन की हेल्प करेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका एपिडेर्मिस आ जाएगा, वैस डिफरेंस आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट आ जाएगी, सेमिनल वेसिकल्स आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो ये आपके एसेसरी आर्गन हो गए। मेन आर्गन की बात करेंगे तो टेस्टिस होगा, जिसे आप हिंदी में वृषण भी बोलते हो। ये संख्या में दो होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक आप डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। ये जो पिंक कलर का ऐसे राउंड शेप में बनाया गया है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आपको पता है, यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन को यूरिन का बैग कहा जाता है, जो यूरिन को फिल करने का भी काम करता है या उसको कंटेन किए हुए रहता है। आप देख रहे होंगे ये पैरेट कलर का जो दिखाया गया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका जो स्पर्म होता है उसमें कुछ एंस वगैरह का और उसकी थिकनेस को बढ़ाने का भी काम करता है। नेक्स्ट, ऐसे पिंक कलर का आप देख रहे होंगे, नीचे एक पाइप आई हुई है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का काम ये होता है कि जो यहाँ पे यूरिन प्रेजेंट है उसको आउट करने का काम करता है। ये आपका जो देख रहे हैं ये पेनिस का पार्ट है। पेनिस पे आपको पता है कि दो तरह के टिश्यू होते हैं जिसमें ब्लड की फिलिंग हो जाती है, तो इसके द्वारा इसमें स्टिफनेस या टाइटनेस कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है ये हरे कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस क्या है, पेनिस के टॉप वाले पार्ट को, टिप ऑफ पेनिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पेनिस के बारे में। पेनिस क्या है, इट इज़ द कपलेटरी आर्गन। कपलेटरी आर्गन क्या है, एन आर्गन यूटिलाइज्ड बाय मेल फॉर द इंसेमिनेशन दैट इज डिपॉजिट स्पर्म डायरेक्टली इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। पेनिस क्या है,
पेनिस एक तरह का हम कह सकते हैं कपलेटरी आर्गन है। अब कपलेटरी आर्गन क्या है? एक ऐसा कोई आर्गन है जो कि मेल पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है फॉर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल्स। मतलब कि मेल पर्सन का जो स्पर्म है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक रिलीज करना ही क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। तो पेनिस एक तरह का आर्गन है, कपलेटरी आर्गन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि स्पर्म को फीमेल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक स्पर्म को पहुंचाने का काम किया जाता है। इट आल्सो कंटेन द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अर्थात पेनिस के बारे में बोला गया है कि ये जो यूरेथ्रा होता है, या एक तरह से यूरेथ्रा का एंडिंग पॉइंट क्या होता है? पेनिस होता है। यहाँ पे देखिए ये पेनिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके आसपास ये जो टिश्यूज आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। दो तीन तरह का होता है, आगे हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है? ब्लड की जब फिलिंग हो जाती है तो इसमें टाइटनेस या स्टिफनेस काज हो जाता है। ये आपका है कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जिनोसम। ये दो तरह के टिश्यू आपके इस पेनिस में प्रेजेंट होते हैं। इफ इन पेनिस 3 बंडल इरेक्टाइल टिश्यू। अच्छा, ये जो आप टिश्यू देख रहे हैं ये इसमें क्या होता है? ब्लड का फिलिंग हो जाएगा तो स्टिफनेस अर्थात कठोरपन कॉज हो जाएगा। ये उसी टिश्यू के नाम दिए हुए हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। 2 पिलर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू लेइंग साइड बाई साइड अंडर द स्किन ऑफ पेनिस। ये जो अगल बगल पिलर लाइक आप टिश्यू देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा। उसके बाद क्या है? कार्पोरा स्पॉन्जिनोसम। इट लाइज बिलो द कार्पोरा कैवर्नोसा। अर्थात इसी के नीचे ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? कार्पोरा स्पॉन्जिनोसम। थर्ड है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस का मतलब पेनिस के जो टॉप वाला भाग है, सबसे आगे का भाग है, टिप ऑफ पेनिस भी हमें जिसे कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस को क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। आपको पता है कि टेस्टिस मेल में कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? 2 नंबर में, अर्थात संख्या में ये 2 होते हैं। और यदि बात करें शेप की, इसका आकार कैसा होता है, तो ओवल शेप के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग अंडाकार आकृति के होंगे। इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका? एक तरह से टेस्टिस का। ये जो बाहर का भाग पेंसिल से ड्रॉ किया गया है इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक तरह की थैली है। थैली में ही आपका जो टेस्टिस होता है वो प्रेजेंट हुआ होता है और कुछ नहीं। इसमें एक मसल्स भी प्रेजेंट होती है जिसके कारण टेम्परेचर पे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो जाती है। तो स्क्रोटम क्या है? कुछ नहीं, एक तरह का पाउच है, एक तरह की थैली है जिसमें आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अब देखिए टेस्टिस क्या है? ये देखिए पिंक कलर का जो गोल सा भाग बनाया गया है, केवल पिंक कलर का, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। नेक्स्ट है लेंथ। लंबाई इसकी कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। विथनेस अर्थात इसकी चौड़ाई क्या होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर। देखिए जो बॉडी आपका टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे 2-3 डिग्री कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही आपका टेस्टिस या स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, जिससे कि क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। देखिए ये पैरेट कलर का जो आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। और ये जो ब्लैक कलर का ऐसे गोल गोल छोटा सा देख रहे हैं इसको लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। ये लगभग 200-250 के संख्या में प्रेजेंट होते हैं, दोनों को मिला करके। दोनों टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसी ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है। बात समझ गए? स्क्रोटम कितना होगा? 1 होगा। टेस्टिस 2 होगा। ये पिंक कलर का दिखाया गया है। टेस्टिस के बीच में ही आपका ये प्रेजेंट होगा लोब्यूल्स, जो देखिए ब्लैक कलर का दिखाया गया है, ये ब्लैक कलर का। ये लोब्यूल्स कितनी संख्या में होगा? लगभग 250 की संख्या में होगा। इसी लोब्यूल्स के अंदर क्या होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, ये जो पैरेट कलर का है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मैंने बता ही दिया कि जो लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं इसी के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा।
अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और क्या कौन कौन से आर्गन उसमें अहम रोल अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक वर्ड पिवर्टी, पिवर्टी क्या है। एक तरह से हम कह सकते हैं, या एडोलसेंस, आप सीधे सीधे समझिए। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। जैसे बाल्यावस्था से बच्चा जब छोटा होता है उससे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अर्थात 10 से 14 साल का लगभग जो एज होती है वो क्या होती है, एडोलसेंस की अवस्था होती है। तो उस दरमियान होता क्या है कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगता है। उससे होगा क्या कि जो उसके सेक्सुअल आर्गन है उनका भी डेवलपमेंट होगा और कुछ फिजिकल कैरेक्टर या फिजिकल सिम्टम्स भी उसके अंदर दिखाई देने लगेंगे। तो इसका कारण यही होता है कि जैसे छोटा व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अर्थात एडोलसेंस की अवस्था को वो प्राप्त करने लगता है, तो उस दरमियान उसके बॉडी के इंटरनल आर्गन और कुछ बाह्य जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही बच्चा 10 से 14 साल का होगा, क्या होगा, सबसे पहले एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आएगा। किसको आएगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही आया तो वही सिग्नल आगे बढ़ा देगा, किस पे, टेस्टिस पे बढ़ा जाएगा, टेस्टिस को बताएगा। टेस्टिस से फिर वो सिग्नल कहाँ को जाएगा, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जाएगा, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम लेडिंग सेल बोलते हैं, लेडिंग सेल बोलते हैं। यही सेल का काम क्या होता है, एक तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। तो बात समझ गए मैकेनिज्म कैसे हो रही है। सबसे पहले जैसे बच्चा 10 साल से 11 साल में एंट्री करेगा तो हाइपोथैलेमस से तुरंत उसका क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। इंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल पहुंचेगा हमारे टेस्टिस पे, अर्थात इस वृषण पे। वृषण के अंदर प्रेजेंट जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल को अब सिग्नल मिल गया कि अब आप क्या करिए, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करिए, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इसमें प्रेजेंट जो लेडिंग सेल होंगी वो हार्मोन्स का सेक्रेशन कराने लगेंगी, एक तरह से टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन कराएंगी। तो देखिए ये जो आप पिंक ब्रिंजल कलर या बैगनी कलर का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये देखिए बीच बीच में ये जो गैप है, एक तरह से सेप्टम मैंने बताया था। सेप्टम का मतलब होता है दीवार। दीवार का क्या काम होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है। ये देखिए आप पैरेट कलर का जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से आप ऊपर जाएंगे तो 10 से 12 ट्यूब आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसे हम एफरेंट डक्ट ट्यूब कहते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे कुछ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये ट्यूब्यूल्स कन्वोल्यूटेड फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रही हैं, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद ये एपिडर्मिस एक ट्यूब के द्वारा आगे बढ़ती है। चलिए इसका हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करती है। मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस से आया सिग्नल कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कहाँ आया, टेस्टिस पे आया। टेस्टिस ने उस सिग्नल को भेज दिया किसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है कौन सी, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल ने क्या काम किया कि उसको अब सिग्नल मिल चुका है कि टेस्टोस्टेरोन का तुरंत सेक्रेशन करना चाहिए। तो उसने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन स्टार्ट कर दिया। सेक्रेशन स्टार्ट करके क्या किया कि वही अब जो हमारा अभी स्पर्म बन चुका है, टेस्टोस्टेरोन बन चुका है, वो आ जाएगा हमारे इस पार्ट में जो पैरेट कलर का आप देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से वो 10 से 12 ट्यूब आगे आपको मिलेगी, जिसे हम बैस एफ्रेंसिया बोलते हैं या इफरेंट डक्ट ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब के माध्यम से ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है या एक तरह से बना स्पर्म है वो आ जाएगा हमारे एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस एक ऐसा नली है जहाँ पे ये स्पर्म एक तरह से स्टोर होगा और मैच्योर करने का भी काम करेगा। कौन काम करेगा, एपिडिडिमिस। आपसे पूछा जा सकता है कि एपिडिडिमिस का कार्य क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा और साथ ही साथ उसको मैच्योर करने का भी काम करेगा। कौन, एपिडिडिमिस। ये जो आप ब्लू कलर की ऐसे कन्वोल्यूटेड वेरी कंजेस्टेड देख रहे हैं, इसी इतने पार्ट को बोला जाएगा एपिडिडिमिस। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एफरेंट डक्ट ट्यूब बोलेंगे। जो आप पैरेट कलर का देख रहे हैं ये वाली ट्यूब को, इसको रेटी टेस्टिस बोलेंगे, और ये ब्रिंजल कलर का जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये ट्यूब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कन्वोल्यूटेड या घुमावदार शेप में, इसको बोलते हैं वैस इफ डिफरेंस। तो ये ट्यूब देखिए अब उसके आगे मैंने एरो करके बना दिया, ये ट्यूब ऐसे कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू चल करके
ऐसे कंटिन्यू चल कर के ये आ जाएगी हमारी कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए आकर के हमारी मिल जाएगी इजाकुलेटरी डक्ट। ये देखिए फिर से मैंने एक तरह से ब्रिंजल कलर में बना दिया है। ये ट्यूब दोनों यहाँ दोनों साइड से आएगी, दोनों साइड से आकर के यहाँ मिल जाएगी कहाँ पे, इजाकुलेटरी डक्ट पे। इजाकुलेटरी डक्ट के पास में ही ये एक तरह से सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। सेमिनल वेसिकल्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लूइड का सिक्रेशन कराती हैं, कुछ जैसे फ्रक्टोज हो गया आपका, और कुछ थिकनेस का सिक्रेशन कराएगी, जिससे क्या हो कि स्पर्म गाढ़ा बना रहे और साथ ही साथ उसको फ्रक्टोज से एनर्जी भी मिलती रहे। तो ये इजाकुलेटरी डक्ट में आके खुलेगी। इजाकुलेटरी डक्ट के पास में ही क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स जो कि दोनों साइड होता है, वो अपना सेक्रेशन रिलीज करेगी, अर्थात फ्रुक्टोज वगैरह भेजने का काम करेगी। और यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इसको कुछ न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है, आयंस देने का काम करेगा, साथ ही साथ स्पर्म को कलर भी प्रोवाइड करने का काम करेगा और स्मेल भी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आप पैरेट कलर का देख रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया, ये वैस डिफरेंस सीधे चली आ रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, ये आके कहाँ मिल जाएगी, सेमिनल वेसिकल्स के पास। सेमिनल वेसिकल्स एक टाइप का फ्लूइड का सेक्रेशन करेगा, जिसे हम फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, और कुछ थिकनेस वाला सेक्रेट भी करेगा, जिससे वो स्पर्म थोड़ा सा गाढ़ा और मोटा भी हो सके। उसके बाद क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स के बाद इजाकुलेटरी डक्ट है। इजाकुलेटरी डक्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ आयंस का, जैसे कैल्शियम आयन का सेक्रेशन होगा, और साथ ही साथ स्पर्म को कलर देने वाले सेक्रेशन भी सेक्रेट होंगे, स्मेल वाले भी होंगे। तो वो काम हो जाएगा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, दोनों साइड लगी हुई है, जो एक तरह से लुब्रिकेशन का सेक्रेशन करती है। लुब्रिकेशन का मतलब चिकना पदार्थ, इस स्पर्म को चिकनाई बनाने का काम करेगा, और वो साथ साथ उसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यूरेथ्रा का रूट है। यूरेथ्रा मतलब जिससे आपका यूरिन पास होता है, ये यूरेथ्रा है। इसी से आपका स्पर्म भी निकलता है, इसी से आपका यूरिन भी पास होता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। चलिए देख लेते हैं फिर से स्टार्टिंग में। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी सिग्नल गया, कब जाएगा, जब बच्चा 11 साल के आसपास का होगा। उसके बाद वही सिग्नल पहुंचेगा टेस्टिस पे, टेस्टिस मीन्स दिस, और टेस्टिस के बाद इसके अंदर जो प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सिग्नल वहाँ जाएगा। सिग्नल अब वहाँ पे प्रेजेंट लेडिंग सेल है, लेडिंग सेल को सिग्नल मिल चुका है कि अब टेस्टोस्टेरोन हमें बनाना है या निकालना है। तो वो क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन को निकालना शुरू कर देगी। वही टेस्टोस्टेरोन निकल के रिटी टेस्टिस में आ जाएंगे, इस वाले ट्यूब में। रिटी टेस्टिस में आने के बाद फिर 10 से 12 ट्यूब आप देख रहे होंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या, वैस एफ्रेंसिया। वैस एफ्रेंसिया के थ्रू आ जाएंगे एपिडेडिमिस वाले पार्ट में। ये ब्लू कलर का जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं, ये है एपिडेडिमिस। इसमें स्टोर्ड होगा आपका स्पर्म और मैच्योर होगा। फिर वो स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस ट्यूब के माध्यम से। हाँ, एक चीज़ यहाँ और बता दें, जो मेल पर्सन, दो तरह के एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा, ट्यूबेक्टोमी और बैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी तो होता है फीमेल्स में, बैसेक्टोमी होता है मेल पर्सन में। तो बैसेक्टोमी का क्या मतलब कि यही वैस डिफरेंस को ही कट करके टाई अप कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता है, और इसलिए प्रेगनेंसी होने का चांसेस भी नहीं होता है फीमेल्स में। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जो बैसेक्टोमी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में, वो इसी ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो वैस डिफरेंस से होते हुए ये ट्यूब आएगा यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, खुलेगी कहाँ पे, सेमिनल वेसिकल्स के पास में। सेमिनल वेसिकल्स से एक तरह से फ्लूइड का सिक्रेशन होगा, जो कौन सा सिक्रेशन होगा, फ्रक्टोज का होगा। फ्रक्टोज और कुछ थिकनेस सेक्रेशन वाला देगा, जिससे कि इसको एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ थिकनेस भी बढ़ेगी। फिर इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये यहाँ पे आएगा। आप देख रहे होंगे कि पैरेट कलर का प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो इसको कहीं ना कहीं कैल्शियम देने का काम करेगा और कलर भी प्रोवाइड करने का काम करेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जो इसको लिब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। फिर यूरेथ्रा के थ्रू, ये आप पेनिस वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे के थ्रू ये आउट या रिलीज कर दिया जाता है क्या, स्पर्म। तो ये बातें इतनी समझ में आ गई। और एक वर्ड मैंने बताया था, क्या होता है, इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था क्या, कि रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल,
तो वही चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस किया। देखिए पहले नंबर पे इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पेशल सेल लेडिंग्स एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करेगा। स्पर्म आउट इन रीटी टेस्टिस, फिर आ जाएगा स्पर्म आपका रीटी टेस्टिस में। फिर द स्मॉल 10 to 12 ट्यूब वैस कॉल्ड वैस एफ्रेंसिया, ये 10 से 12 ट्यूब जो आपको देख रहे हैं इसको वैस एफ्रेंसिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिडेडमिस। एपिडेडमिस ये वाले ब्लू कलर का जो पार्ट है एपिडेडमिस है, मैंने बताया था स्पर्म स्टोर और मैच्योर होने का काम करेगा। मैच्योर हुआ फिर वैस एफ्रेंसिया में आ जाएगा। वैस डिफरेंस में क्या होगा, यहीं पे कट करके इसको बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म आगे नहीं बढ़ता है। मेल पर्सन की बात की जा रही है तो प्रेगनेंसी, फीमेल में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। यही वैस डिफरेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये ऐसे पार करते हुए ये सेमिनल वेसिकल्स के पास में आके मिल गई। यहाँ पे क्या होगा, फ्रक्टोज का सिक्रेशन होगा और कुछ थिकनेस प्रोवाइड करने वाले मटेरियल का सिक्रेशन होगा। उसके बाद चलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये आप जो देख रहे हैं ब्रिंजल कलर का, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। यहीं पे आके जो साथ में मिल रही है, यहीं पे प्रेजेंट होती है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, कैल्शियम और सीमेन के कलर और स्मेल को निर्धारित करने का काम करता है। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रा जो आपका लुब्रिकेशन का सिक्रेशन करेगा। फिर यूरेथ्रा, ये जो पेनिस का पार्ट है इसके द्वारा इंसेमिनेशन कर दिया जाएगा, अर्थात रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम मेल पर्सन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम बात करते हैं सीमेन के बारे में। सीमेन क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस मैंने आपको बताया था पीछे, ये टेस्टिस है, इसका एक तरह से कंपाउंड सिक्रेशन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कई चीज़ों का मिक्सचर का सिक्रेशन होता है क्या, सीमेन। ये क्या होता है, वाइटिश फूड, थिक एंड वेरी विस्कस इन नेचर। वाइटिश फ्लूइड होता है मतलब सफ़ेद कलर का होता है, थिक होता है, मोटा होता है, वेरी विस्कस इन नेचर मतलब बहुत विस्कस, बहुत ज़्यादा श्यानता वाला, बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होता है किसमें, सीमेन में। इसका पीएच होता है 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन, अर्थात जो पीएच की बात करेंगे तो अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, 7 से थोड़ा प्लस है, ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं स्लाइटली एल्कलाइन होगा, हल्का सा क्षारीय होगा। इजाकुलेशन इसका 3 ml का होता है। जैसे स्पर्म का जो इजाकुलेशन होना होता है, निकलना होता है, तो वो 3 से 5 ml तक निकलता है। ईच ml ऑफ स्पर्म कंटेन्स अबाउट 60 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। हाँ, एक विशेष बात कि जो ईच ml मतलब प्रत्येक ml में लगभग 60 से 100 मिलियन तक स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक ml में 60 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को कंटेन किए होते हैं, ये तो सबको पता है। देखिए स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, हेड, मिड बॉडी, टेल। ये आप हेड पार्ट देख रहे होंगे, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा इसी हेड वाले पार्ट से। ये मिड वाला बॉडी है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रिलीज होने का काम करेगा जो इसको एनर्जी देगा। और ये टेल है, टेल के माध्यम से ही ये स्पर्म आगे की ओर बढ़ता रहता है। हेड वाले पार्ट में आपका डीएनए एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हम कह सकते हैं कि जो ये 60 to 100 मिलियन पर ml में प्रेजेंट स्पर्मेटोजोआ है, वो प्रेजेंट तो बहुत सारे करते हैं लेकिन जो ओवम को फ्यूज करने का काम करेगा वो एक स्पर्म ही करेगा, तो जिससे प्रेगनेंसी क्या होगी, स्टे हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, सीमेन की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। थैंक यू।